शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के रतलाम से ये खबर मिल रही है, जहां विधायक कमलेश्वर डोडियार को कोर्ट से राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक कमलेश्वर डोडियार को अग्रिम जमानत दे दी है। आपको बता दें, रंगदारी मामले पर विधायक को यह जमानत मिली है। रतलाम की सैलाना सीट से विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, जिन पर कथित आरोप लगे थे कि उन्होंने एक डॉक्टर को परेशान किया, उससे पैसों की डिमांड की। इस मामले में पुलिस में भी शिकायत हुई। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने भी कार्रवाई की और ये मामला जब एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा तो फिलहाल अग्रिम जमानत मिल चुकी है। थोड़ी राहत भरी खबर हम इसे कह सकते हैं विधायक कमलेश्वर डोडियार के लिए, जिनकी मुश्किलें लगातार बीते दिनों बढ़ रही थी। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेंगे हम रतलाम से हमारे संवाददाता साजिद खान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साजिद, जिस तरह से लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी बीते दिनों कमलेश्वर डोडियार की, एमपी एमएलए कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है डोडियार को। जी बिल्कुल दीपक, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पिछले माह जो है 29 तारीख के दिन शाम को तकरीबन 6:45 बजे के करीब विधायक कमलेश्वर डोडियार के ऊपर जो है रंगदारी का मामला दर्ज किया गया था। वह पूरी शिकायत जो है थाना बाजना क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। वहाँ के जो मेडिकल संचालक थे उनके द्वारा रतलाम पुलिस अधीक्षक को लिखित में एक शिकायत पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि विधायक कमलेश्वर डोडियार जो है उनसे 1 करोड़ रुपए की जो है डिमांड कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं उनसे। तो उस शिकायत पर जब जांच की गई तो उसके बाद जो है पूरा मामला सामने आया और शिकायत को कहीं ना कहीं सच मानते हुए उसके ऊपर जो है कमलेश्वर डोडियार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही उनके जो प्रतिनिधि थे उनके ऊपर भी एफआईआर की गई थी, जिनको हाल में कुछ दिन पहले ही न्यायालय से जमानत मिली है और आज कमलेश्वर डोडियार को भी इस मामले में जमानत मिल गई है। दरअसल यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा दीपक कि न्यायालय ने जो है इसमें टिप्पणी भी की है कि जो 327 धारा जो लगाई गई थी वह उसका कोई औचित्य नहीं था कि 327 धारा आखिरकार क्यों लगाई गई कमलेश्वर डोडियार के ऊपर। और उनके वकील द्वारा यह बताया गया कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष के चलते यह पूरा मामला बनाया गया। हालांकि अभी दीपक कमलेश्वर की जो मुसीबतें हैं वह कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस ने जो है ऑलरेडी जो है न्यायालय में जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर कमलेश्वर डोडियार का आपराधिक रिकॉर्ड रखा था। तकरीबन 13 अपराध जो है कमलेश्वर डोडियार पर दर्ज थे, जिसको लेकर के जो कमलेश्वर डोडियार के वकील थे उन्होंने अपनी दलील दी कि ऐसे कई मामले हैं जिनके ऊपर 13 से ज्यादा अपराध हैं, किसी पे 20-20 अपराध हैं, ऐसे कई लोग हैं। कुछ जो हवाले भी दिए हैं कुछ डिसीजन के, जिसको लेकर के कई जो जज थे वो कन्विंस हुए और उन्होंने कमलेश्वर डोडियार को बेल दिए। लेकिन साथ में जो है हमारी कमलेश्वर डोडियार के वकील से भी बात हुई। उनका कहना था कि उन्होंने जो है कमलेश्वर डोडियार को रतलाम पुलिस ने जो है एक और जो है कुछ पत्र पहुंचाया है। उस पत्र में 4 और जो गंभीर शिकायतें कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ इस मामले के दर्ज होने के बाद आई थी, उसमें भी उनके जो है जवाब मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं बात जो है निकल के सामने आ रही है दीपक कि यहाँ से तो 50,000 के मुचलके पर न्यायालय ने इनको जमानत दे दी है, लेकिन अन्य जो मामले हैं अगर कमलेश्वर डोडियार थाने जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर ले। ये जो है उनके सरकारी वकील का कहना है और उसको लेकर के क्या ग्राउंड वो कानून का बना रहे हैं वो देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए साजिद, जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास में नगर निगम परिसर में कांग्रेस नेताओं ने यज्ञ कर आक्रोश जताया। कांग्रेस के पार्षद नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आरोप है कि वार्डों में साफ सफाई के साथ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर सद्बुद्धि यज्ञ किया। जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी, जिसके कारण पिछले 2 वर्षों से देवास की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिसे महापौर चुनकर देवास की जनता ने नगर निगम में पहुंचाया, वह घर पे सो रहे हैं। उनका ध्यान देवास की जनता की ओर नहीं है। वार्डों में विकास नहीं हो रहा है, वार्डों में स्वच्छता नहीं हो रही है, वार्डों में लाइट नहीं लग रही है, वार्डों में सड़क नहीं बन रही है, वार्डों में सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल हम सभी ने मिलकर एक सद्बुद्धि यज्ञ रखा, जिसमें महापौर जी को सद्बुद्धि देने के लिए और इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं अधिकारी उनको सद्बुद्धि देने के लिए हमने यहाँ पे यज्ञ किया है। और हमने इस यज्ञ में आहुति दी है
कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वार्डों में विकास हो, वार्डों में सड़क बने, वार्डों में गार्डन बने, वार्डों में लाइटें लगे। सीएम मोहन यादव ने भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरुआत में जबलपुर ग्वालियर को जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल और जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां तक इस व्यवस्था को बढ़ाते जाएंगे। और चलिए इस वक्त रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश भर के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी, फुटपाथ पर, ठेले पर लाखों साथी काम करते हैं। ये वो साथी हैं जो आज यहां मौजूद है, जो स्वाभिमान से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके ठेले, इनकी दुकान भले छोटी हो, लेकिन इनके सपने छोटे नहीं होते हैं, इनके सपने भी बड़े होते हैं। अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सूद तक नहीं ली है। इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, फुटपाथ पर सामान बेचते हुए पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो मजबूरी में महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था और लौटाने में अगर कुछ दिन भी देरी हो गई, अरे कुछ घंटे देरी हो गई, तो अपमान के साथ साथ ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ता था। और बैंकों में खाते तक नहीं थे, बैंकों में प्रवेश ही नहीं हो पाता था, तो लोन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाता खुलवाने तक के लिए भी अगर कोई पहुंच भी गया तो भांति भांति की गारंटी उसको देनी पड़ती थी। और ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी असंभव ही था। जिनके पास बैंक खाता था, उनके पास व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े सपने हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है? आप साथी मुझे बताइए, मैं जो वर्णन कर रहा हूं, क्या ऐसी समस्याएं आपको थी कि नहीं थी? सबको थी। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा, उन्हें
मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। और मैंने आपकी गारंटी ली और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बड़े बड़े लोगों की बेईमानी को भी देखा है और छोटे छोटे लोगों की ईमानदारी को भी देखा है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20,000 की ऑफर करता है। विश्वविद्यालय ने पीएचडी को ही मजाक बनाकर रख दिया है। जहां 2021 की पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा लेने के बाद अब तक सत्र की शुरुआत नहीं की गई है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अगली एंट्रेंस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय देश के ऐसे विश्वविद्यालयों में है जो पढ़ाई और एकेडमिक कारणों की जगह बाकी कारणों से ज्यादा चर्चाओं में रहता है, जिनमें तमाम सारे विवाद होते हैं, बच्चों की परीक्षा नहीं होती है, डिग्री में फर्जीवाड़ा होता है और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके काफी समय तक परीक्षाएं नहीं होती है। लेकिन अब तो यहाँ एक और मामला बड़ा उजागर हुआ है, वो है ज्योतिष विज्ञान संस्थान का। ये ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला है और इस ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला में ज्योतिष की बैचलर डिग्री भी कराई जाती है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराई जाती है। अब जब लोग उसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो उनका एग्जाम होने के बाद भी किसी की आरडीसी नहीं हो रही, किसी को गाइड नहीं मिल रहा। तो इस सारी समस्याओं से इसके बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस समस्या से फेस कर रहे हैं। मैडम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरा विश्वकर्मा है जी। तो आपकी क्या समस्या और क्या समस्या मेरी ये है कि 2021 में मैंने पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके एक साल बाद किस सब्जेक्ट में? ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिर्विज्ञान। और उसके बाद में एक साल बाद कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ। कोर्स वर्क का एग्जाम हम लोगों ने जैसे भी मेहनत करके निकाला तो उसके रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई। उसमें भी विद्यार्थी बहुत परेशान हुए, बहुत चक्कर लगाना पड़े विश्वविद्यालय के, तब जाके कहीं हम लोगों की सुनवाई हुई। अब ज्योतिर्विज्ञान सब्जेक्ट जो है संस्कृत संकाय के अंतर्गत आता है, लेकिन विश्वविद्यालय ये कह के आरडीसी नहीं करा रहा है हमारी कि विभागाध्यक्ष नहीं है। अगर विभागाध्यक्ष नहीं है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों कराया, जिसमें हम लोगों ने बहुत पैसा भी लगाया है और समय भी हमारा गया है, बहुत मेहनत की है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इतना आपके साथ कितने स्टूडेंट थे? हाँ, केवल 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और किसी कारणवश धौलपुर गए हैं, इसलिए अनुपस्थित हैं अभी। और दूसरी चीज, अब जो विज्ञप्ति विश्वविद्यालय ने निकाली है उसमें से 47 सब्जेक्ट में ये पीएचडी कराना चाह रहे थे। उसके तुरंत 10 दिन बाद उन्होंने लगभग 10-15 विषय हटा दिए, जिसमें ज्योतिर्विज्ञान भी है।
तो ज्योतिर्विज्ञान के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है? ज्योतिर्विज्ञान के साथ मेरा जो सवाल है विश्वविद्यालय से वो इतना है कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसपे बाहर सोसाइटी में लगभग हर दूसरा व्यक्ति भरोसा करता है, उस विषय के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? एग्जाम बहुत पहले करवाना चाहिए था। ये एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी वर्षों से विद्यार्थी इंतजार करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं। उसके बाद उनका क्या कसूर है कि 6 साल में भी उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, तो 6 साल हो गए हैं और लोगों की पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। किसी को गाइड नहीं मिल रहा है तो किसी को गाइड नहीं मिल रहा तो किसी की आरडीसी नहीं हो पा रही है और किसी को तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो संस्कृत पीठ स्थापित करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से कह रहा है और दूसरी तरफ संस्कृत से जुड़े हुए ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा ये कि ये बताया गया कि अभी जो विज्ञापन जारी किया है उसमें वास्तु को पर भी कोर्स शुरू कराने की बात की गई है। जो कोर्स पहले से चल रहे हैं उनके पास उनके लिए न पढ़ाने के लिए लोग हैं न गाइड हैं, सिर्फ पैसा यूनिवर्सिटी वसूल करती है फिर उनके हाल पर छोड़ देती है। जैसा कि ये पीएचडी के जो हमारे स्टूडेंट हैं या करना चाहते हैं इनके साथ हो रहा है, तो फिर ये वास्तु वाले जो स्टूडेंट आएंगे वो फिर इनके जाल में फंस जाएंगे, उनका क्या होगा? देव श्रीमाली, एनडीटीवी, ग्वालियर। तो सर इसका एक्चुअली में रेगुलर टीचर ना होने के कारण पीएचडी विषय को इस बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या छात्रों को पहले इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी? क्या उनका कहना है कि अब हमारा भविष्य तो अंदर में है, इतनी मोटी फीस भी जमा कर चुके हैं हम? जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकाला हमने तो फिर फीस किस बात की जमा की छात्रों ने? नहीं, जिन छात्रों का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया गया था, अब उन छात्रों का क्या होगा? सर ऐसे 2 छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था लास्ट टाइम में। उस विषय में नोटशीट प्रचलन में है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। दरअसल क्या है कि ज्योतिर्विज्ञान सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत संचालित है, तो इसमें कोई ज्योतिर्विज्ञान में मूलतः जो प्योर विषय ज्योतिर्विज्ञान है उसमें कोई पीएचडी कराने वाला गाइड नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि जो पहले करा रहे थे तो वो सही बात है, पहले करा रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान उसमें पीएचडी करा रहे थे। तो उसमें शिकायत आने पर इस बात को संज्ञान में लिया गया कि जब अपने पास गाइड ही नहीं है तो अपन फिर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कैसे करा सकते हैं? अगर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराएंगे और संस्कृत का गाइड कराएगा तो वो ज्योतिर्विज्ञान में मान्य नहीं होगी। इसीलिए इस बार जो दूसरा एक्ट निकला है तो उसमें ज्योतिर्विज्ञान को स्किप किया गया है। रतलाम जिले में बीजेपी पार्षद रत्नदीप सिंह राठौर ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, बीजेपी पार्षद ने 8 से 10 दिन पहले सिविक सेंटर के प्लॉटों की रजिस्ट्री को लेकर आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली। उनका आरोप है कि एक भूमाफिया को ये जानकारी आरटीआई के जरिए 24 घंटों के अंदर ही उपलब्ध करा दी गई। पार्षद ने इस मामले को लेकर प्रभारी से शिकायत भी की है। निगम सम्मेलन के करीबन 8 दिन पूर्व मैंने आरटीआई विभाग में एक जानकारी मांगी थी, जिसमें सिविक सेंटर की रजिस्ट्री किस नियम से की गई, वो कोर्ट के किस आदेश से वो रजिस्ट्री की गई, वो आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्री की गई उनके नाम उपलब्ध कराए जाए और किन नियमों का हवाला देकर वो रजिस्ट्री की गई। उसके लिए मैंने एक आरटीआई लगाई थी सूचना के अधिकार में, जिसकी जानकारी आज दिनांक तक मेरे पास उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक भूमाफिया जिनका सरनेम में बता रहा था पितलिया, उन्होंने विगत 1 दिवस पूर्व एक आरटीआई लगाकर निगम में किन संकल्पों को हमने पास किया है उसकी जानकारी मांगी और निगम ने 24 घंटे के अंदर वो जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। क्योंकि आप इस तथ्य से समझ सकते हैं कि इस नगर निगम में क्या चल रहा है। नगर निगम में भूमाफिया को 24 घंटे में आरटीआई के अंतर्गत जानकारी दी जाती है और आम जनता के लिए अपील के बावजूद जानकारी नहीं मिलती। इस संबंध में आपके मामला संज्ञान में आया होगा, क्या कहना है? वो मैं दिखवाता हूँ, अभी क्योंकि आज ही चार्ज लिया है तो मैं उसको दिखवाता हूँ कि क्या मैटर है एक्चुअल में। ठीक है। इधर कवर्धा के साधराम यादव के परिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 20 लाख रुपए का चेक दिया है। डिप्टी सीएम ने परिवार को पहले 5 लाख का चेक दिया था, जिसे 12 फरवरी को साधराम के बेटे और पत्नी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वापस कर दिया था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे, जहां साधराम यादव के परिवार को 20 लाख रुपए का चेक दिया गया।
गौ सेवक साधराम यादव की 20 जनवरी को गला रेत कर हत्या की गई थी। इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक काफी हंगामा हुआ था। 5 लाख रुपए का चेक परिवार को दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आज 20 लाख रुपए का चेक और भेजा है परिवार के लिए। आर्थिक सहयोग का विषय है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सहयोग परिवार को आवश्यकता होगी करेंगे। जांच की दिशा में तो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। UAPA लगने के बाद NIA को प्रकरण सौंपा गया है।